अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बात। यार, कैसा कैसा चल रहा है कोर्स? क्या जा रहा है? कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास में? नहीं सर। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। वालेकुम अस्सलाम। जी साकिब, थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे? आपने कहा अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, व्हाट इट मींस? पार्टनरशिप, साकिब का क्वेश्चन है कि अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप से क्या मुराद है? जब भी हम किसी चीज़ की स्पेसिफिक डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का जनरली जो भी मतलब है, हम उस लॉ से पूछेंगे कि वो इसको कैसे डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पे मैंने अगेन बताया कि कभी कभार मैं अपने लेक्चर में थोड़ी बहुत आपके लिए ऐसी बातें करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, ऑल दो उसका ताल्लुक आपके मेन कोर्स से नहीं होगा। आप में से अबीर अवेलेबल होंगी प्लीज़ फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन? यस सर। आप सीए फाइनलिस्ट हैं, मुझे बताएं रिलेटेड पार्टी का वर्ड आपने सुना हुआ है? किसे कहते हैं? जी सर। सर मैंने एसीसी किया हुआ है, मैं एसीसी एफिलिएट, लेकिन ज्यादा मेरा टैक्स की तरफ ही रहा है। बट यस, रिलेटेड पार्टी का बिल्कुल मैंने सुना हुआ है। क्या चीज़ होती है, जरा बताएंगी? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, प्लीज मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा, बिकॉज आईएसएस से बहुत अरसा हुआ है, आईएफआरएस से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है। बट आई बिलीव जो पार्टीज रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन और सारा यही इसी को परटेन अच्छा, करता है। इन्होंने इन्होंने फौरन जिक्र किया आईएफआरएस का, ठीक है, राइट। आईएफआरएस में IAS 24, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। जो अकाउंट्स के बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं बताऊं कि को अकाउंटिंग के जो लोग होते हैं, वो जो अकाउंटिंग की जाती है, किसी भी चीज़ का हिसाब किताब किया जाता है, उसके डिफरेंट कवानीन बनाए हुए हैं जिन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं
तो जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं ना, रिलेटेड पार्टीज आपकी कोई सब्सिडी हो गई, आपकी कोई रेलिवेंट कोई जुड़ी हुई एंटिटी जिससे आपका कोई रिलेशनशिप है वो हो गया। जो आपकी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन होती हैं, आपने दिखाना होता है कि इसकी प्राइस कितनी बनती थी लेकिन आपने कितने की दी है, मार्केट वैल्यू क्या थी, और आपने रिलेटेड पार्टी होने की वजह से जानने वाले बंदे को जैसे आप सस्ती चीज दे सकते हैं। अब ये रिलेटेड पार्टी से क्या मुराद है, जिसको आपने अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होगा कि फला मेरा रिलेटेड पार्टी था। ये हम अकाउंटिंग करते वक्त कहाँ पे देखेंगे, IFRS में, IAS 24 में। लेकिन हम हमेशा IFRS से नहीं देखेंगे। मंजूर हुसैन? यस सर। जी सर, यहाँ पे ये बेसिकली जो है एक मालक की या एक शेयर सेम शेयर होल्डर्स की मल्टीपल कंपनीज हों तो जो उनका आपस में रिलेशनशिप होता है वो एसोसिएटेड कंसर्न्स होते हैं। और ये डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है? IFRS में है और IAS में भी है, इसका जिक्र है। टैक्स में इसका जिक्र है आपके इनकम टैक्स में? जी बिल्कुल। ये इंटर पार्टी आजकल तो खैर बहुत ज्यादा, ये करंट बजट आया है इसमें काफी जिक्र आया है इस चीज का, और कि ये इंटर पार्टी की जो आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर टैक्सेशन डिफरेंट होता है और बाकी लेन देन के मामलात भी डिफरेंट होते हैं उनके। ओके। अच्छा, अभी तो मैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से जो उसका तज़किरा किया बीच में, अभी मैं रिलेटेड पार्टी नहीं समझा रहा, ये बात बता रहा हूँ कि जब आप डील करते हैं किसी भी लॉ से, आपने किसी वर्ड की डेफिनेशन देखनी होती है, आप उस लॉ से उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी डेफिनेशन पूछते हैं। मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स में पाकिस्तान के कंपनी लॉज में भी रिलेटेड पार्टी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान के इनकम टैक्स में भी इस्तेमाल हुआ है, और IAS 24 में भी हुआ है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो और इन तीनों में डेफिनेशन डिफरेंट है रिलेटेड पार्टी की। तो अगर आपको कोई भी कहे कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है, डिफाइन करें, तो आपने उससे ये पूछना है कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, बट एज पर व्हाट, अंडर टैक्स लॉ, अंडर IAS 24, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसकी आपको वो डेफिनेशन चाहिए जो कॉर्पोरेट टैक्स लॉ में डिफाइन है। ओके। A relationship established by contact between two persons or more, such as partnership or trust or any other similar association of persons in accordance with the applicable legislation of such state। एक तो इसमें पार्टनरशिप हो गई है। ये पार्टनरशिप कैसे बन सकती है, इसमें ट्रस्ट भी शामिल है, लेकिन ये पार्टनरशिप कैसे बन सकती है? आपको याद होगा मैंने आपको इन्वेस्ट इन दुबई में कंपनी सेटअप करना सिखाई थी। अगर आप उसी में वापस जाएं, उसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल एस्टेब्लिशमेंट भी नजर आएगा, LLC SO भी नजर आएगा, सिविल कंपनी भी नजर आएगा, LLC भी नजर आएगा। वहीं पे नीचे करके आपको जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, इस तरह की भी चीजें नजर आएंगी, जो मैंने आपको शायद उनका जिक्र भी किया था पढ़ाते हुए। वो तमाम चीजें पार्टनरशिप में आती हैं। इसी तरह से ट्रस्ट हो गया, पार्टनरशिप में आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में आती हैं। तो एज पर इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, जो भी जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप, ट्रस्ट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इस तरह की मिलती जुलती कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी ना हो और एक से ज्यादा बंदों पे मुश्तमिल हो, वो आपके नजदीक, वो आपका के लिए अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है। अब मैं पार्टनरशिप हम पढ़ रहे थे, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया, फैमिली फाउंडेशन पढ़ लिया। उसके बाद जिक्र आया था स्मॉल बिजनेस रिलीफ का।
स्मॉल बिजनेस रिलीफ आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट? मंजूर हुसैन सर, ये स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या होता है, क्या चीज होती है? स्मॉल बिजनेस एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर दी जाती है कि उससे अगर टर्नओवर कम है तो उसका वो स्मॉल बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आप जी, अरब एमिरेट में 3 मिलियन है, 3 मिलियन से अरब अगर अमीरात में। 2 साल तक से मतलब आपने ये बताया था कि जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर 2 साल तक वो कंटिन्यूसली उतना रहे तो फिर वो स्मॉल बिजनेस कंसिडर होता है। अगर आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम है, आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये ऑटोमेटेड नहीं है। आपने इसी रिटर्न फाइल करते हुए आगे स्मॉल बिजनेस रिलीफ पे क्लिक करना है कि यस आई वांट टू क्लेम स्मॉल बिजनेस रिलीफ। अब स्मॉल बिजनेस रिलीफ कब होगा कि एक तो आपका करंट टेस्ट ईयर में और पिछले 2 टेस्ट ईयर में आपका टर्नओवर 3 मिलियन दिरहम से कम होना चाहिए, और वो आपने पिछले सालों में भी क्लेम किया हो। इसके बाद एक और वजह थी जिसकी वजह से ये आपसे टर्नओवर पूछा जा रहा था। मेरा जो मेन पर्पज है ये पढ़ाने का वो ये है कि इसमें आप देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज द टैक्सेबल पर्सन रेवेन्यू ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ये जो उन्होंने आपसे टैक्सेबल रेवेन्यू पूछा है, इसकी वजह क्या है, वो क्या जानना चाहता है कि टैक्सेबल पर्सन की इंफॉर्मेशन लेते हुए इनिशियल स्ट्रेटेजी पे उसने जाके रेवेन्यू का जिक्र कर लिया, हालांकि अभी हम टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि आपके टैक्स रेवेन्यू से कुछ डिसीजन लिंक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें लिंक्स हैं जिनकी बेसिस पे आपकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे क्या आप स्मॉल बिजनेस लीव क्लेम कर सकेंगे या नहीं। इस तरह के जो बड़े डिसीजन हैं ये आपके रेवेन्यू से रिलेट करते हैं, इसीलिए उसने इनिशियल स्टेजेस पे आपसे रेवेन्यू पूछ दिया। एक तो चीज हो गई है स्मॉल बिजनेस लीव, एक और चीज भी इससे रिलेट करती है, वो है आपके अकाउंटिंग के कवानीन। जैसा कि अभी बताया कि अगर आपका कि जो अकाउंटिंग है उसके डिफरेंट कवानीन होते हैं। मिसाल, आप दुकान वाले के पास जाएं, छोटी सी परचून की दुकान है, वो आपसे कहेगा भाई मैं जब आया था तो मेरे पास 1,000 रुपए से जेब में, अभी जाने लगा हूं तो मेरे पास 4,000 है, मैंने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि उन भाई साहब ने 2,000 दरम की खरीदारी की हो और उसके पैसे अभी नहीं दिए हों, और ऐसे भी हो सकता है कि उसने 10,000 दरम का सामान उसने आगे प्रॉफिट मजीद भी कमाया हो, लेकिन उसे कस्टमर ने अभी पैसे नहीं दिए हों, वो उधार पे सामान लेके गए हों। लेकिन वो वाला बंदा किस पे चल रहा है, वो चल रहा है कैश पे। वो आपसे बात कर रहा है कि कैश मेरे पास कितनी आई है, वो कैश की जुबान समझता है। लोगों को क्या पता, छोटी दुकान है, पैसे दें ना दें। इसको हम कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस। और वो चीज जहां पे हम रिसीवेबल पेएबल का हिसाब करते हैं। मिसाल के तौर पे आज अगर कोई बंदा मुझसे सर्विसेज लेता है 3,000 दिरहम की, मैंने सर्विसेज परफॉर्म कर दी, जो ही मैंने सर्विसेज परफॉर्म की हैं अब मैं डिजर्व करता हूं कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएं। मैं कमा चुका हूं, 3,000 दिरहम मैंने अर्न कर लिए, लेकिन अभी तक अगली पार्टी ने मुझे दिए नहीं है। तो एक सिस्टम ये कहता है, अकाउंटिंग के एक जो तरीका कार है वो ये कहता है कि नहीं, जब आपको पैसे मिलेंगे तब आपने उसको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा कहता है नहीं, आपने पैसे आज कमा लिए, पैसे आपको जब भी मिले इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तरीका जो आपको कहता है कि आप कैश देखें उसे कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग, और जो आपको कहता है कि आप रिसीवेबल पेएबल भी देखें उसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। जो बिजनेसेस जिनका रेवेन्यू लेस देन 3 मिलियन है वो किसी के मुताबिक भी अकाउंट्स बना सकते हैं, कैश बेसिस पे भी एक्रूअल बेसिस पे भी। स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके। अब वो कंपनी जिनका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से
50 मिलियन दिरहम के दरमियान है। वो अपने जिन कवानीन के मुताबिक वो अकाउंट्स बनाएंगी उसे कहेंगे IFRS फॉर SMEs, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। IFRS फॉर SMEs, ये अगर कोई CA या SCA बैकग्राउंड से नहीं है उसे इस लफ्ज़ की समझ नहीं आएगी, और समझना इतना ज़रूरी भी नहीं है। आपने बस जो अकाउंट्स बना के देगा ना अपना बंदा, उसे कहना है कि आप मुझे IFRS फॉर SMEs के मुताबिक अकाउंट्स बना के दें, क्योंकि आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से 50 मिलियन दिरहम के दरमियान है। और अगर आपका रेवेन्यू 50 मिलियन दिरहम से ज़्यादा है तो फिर आप जिस पे मर्जी अकाउंट्स बना लें, सॉरी, फिर आप IFRS पे अकाउंट्स बनाएंगे। अगर आपका रेवेन्यू 50 मिलियन दिरहम से ज़्यादा हो गया, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंट्स बनाने हैं। ये 3 कवानीन से अकाउंटिंग के आपने रेवेन्यू के मुताबिक आपने जब टैक्स की फाइलिंग करनी है, से आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैंने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, आप उसे कहेंगे भाई आप ऐसा करें, अपना मुझे लॉगिन दे दें, पासवर्ड दे दें, और मुझे अपने अकाउंट्स दे दें, और मुझे अपने अकाउंट्स दे दें। अब आप उससे साथ ये पूछेंगे कि आपका रेवेन्यू कितना है, 3 मिलियन से कम है, ठीक है आपकी मर्जी है, आप चाहे कैश बेसिस पे दे दें चाहे एक्रूवल बेसिस पे दे दें। अगर उसका रेवेन्यू 3 मिलियन से 50 मिलियन दिरहम के दरमियान है, तब आपने उसे कहना है कि भाई आपने जो अकाउंट्स मुझे दे रहे हैं ना, वो IFRS फॉर SMEs के मुताबिक बने हो। और अगर 50 मिलियन दिरहम से ज़्यादा है, फिर IFRS के मुताबिक हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंट्स बने हो। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि ऑडिट करवाना क्या ज़रूरी होगा सबके लिए? ऑडिट का आइडिया है सबको? किसी कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसे ऑडिट करना पता हो, ऑडिट क्या होता है? अब अगर मैं आज की डेट तक UAE में जो कानून मौजूद है उसकी बात करूं, DED में, मेन लैंड में, UAE के कॉर्पोरेट लॉ में, UAE के कमर्शियल लॉ में ये बात मेंशन है कि हर कंपनी ने अपना ऑडिट करवाना है। लेकिन जब आपसे कोई भी नहीं पूछता, आपने वो अकाउंट कहीं पे सबमिट नहीं करने होते, आपने कोई रिन्यूअल के वक्त आपसे नहीं पूछता कि भाई अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दें, उसका नतीजा ये निकलता है कि आज तक मेनलैंड कंपनी ने कभी ऑडिट ज़्यादातर ने नहीं करवाया हुआ। अगर करवाया है तो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए करवाया है, अपनी इंटरनल काम के लिए। उसके नतीजे में ये हो रहा है कि होता रहा है आज तक कि UAE में धर धर ठप्पा लग रहा था। बहुत सारी फर्म थी, वो ले लेती थी अकाउंट, जैसे भी अकाउंट्स हों, ठप्पा लगाती थी, आपको रिपोर्ट दे देती थी। लेकिन अब विद टाइम उन्होंने सख्ती की इस पे, और जब कॉर्पोरेट टैक्स आया, कॉर्पोरेट टैक्स ने अपनी डिमांड की, कॉर्पोरेट टैक्स वालों ने, FTA ने कहा कि भाई जिसका 50 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू है ना, मैं उससे ऑडिटेड अकाउंट्स मांगूंगा। जिसका 50 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू है, मैं उससे ऑडिटेड अकाउंट्स मांगूंगा, यानी वो अकाउंट्स का ऑडिट करवा के दे। ठीक है, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये इस टाइप का है ना, जैसे पाकिस्तान में सिंपल ऑडिट होता है और एक QCR ऑडिट होता है, ये उस सेंस में है ये? नहीं नहीं, ये उस सेंस में नहीं है। देखें, QCR जो होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज,
कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि QCR वेटेड होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। सिर्फ वो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका ऑडिट होना QCR रेटेड फर्म से लाजमी है, राइट। बाकी फर्म का अपना QCR होता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। इधर आप ये कह लें कि एक बॉडी है, कमर्शियल लॉ में लिखा हुआ है ऑडिट लाजमी है, हर कंपनी ने अपना ऑडिट करवाना है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो ट्रेड लाइसेंस है वो हर साल रिन्यू होता है। जो जी आप सर, पहले साल बताया हुआ कंपनी बनाएंगे ना, बताया वो हुआ आपने अगले साल दोबारा रिन्यू करवानी होगी। और याद रखें कि मोर और लेस कॉस्ट, पहले जो ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट होती है, जो पहले साल आपकी आई हुई होती है, वही अगले साल भी आ रही होती है। अच्छा, जब ट्रेड लाइसेंस रिन्यू का टाइम होता है, होना तो ये चाहिए कि वो आपसे कहेंगे भाई अपने ऑडिटेड अकाउंट दे दें, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन कोई आपसे नहीं पूछता। अब ये कौन कहता था? ये कहता था कमर्शियल लॉ। अब कमर्शियल लॉ ने आपसे कहा हर कंपनी ने ऑडिट लाजमी करवाना है। किसी ने करवाया या नहीं करवाया, ये उसका अपना मसला है, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स वाला है, उसने किसको कहा? उसने कहा भाई जिस कंपनी का रेवेन्यू 50 मिलियन dirham से ज्यादा होगा, उसने कॉर्पोरेट टैक्स को ऑडिटेड अकाउंट देने हैं। दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दो डिफरेंट टीचर्स हैं, दोनों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। एक कहता है हर कंपनी, हर बच्चे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना है। दूसरा जो टीचर है वो कहता है आपने सिर्फ उसकी, मेरे सामने जो कॉपी आएगी, जो नोटबुक आएगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, अगर वो 50 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है तो उसका ऑडिट करवा के लाओ। जो दूसरा टीचर है, उसने कहा तो हुआ है कि हर किसी ने ऑडिट करवाना है, लेकिन कभी पूछा नहीं है। पॉइंट क्लियर मंजूर? जी अंडरस्टैंड कर गया हूँ मैं सर। ठीक है। तो ये आप देख लें कि ऑडिट में भी जो ऑडिट अभी असल में चलेगा, ऑडिट का सीजन वो कॉर्पोरेट टैक्स के बाद चलेगा। नहीं, आपके कोर्स में ऑडिट शामिल नहीं है, और ऑडिट आपने सिर्फ बाय से करवाना होता है, ठप्पा लगवाना होता है। डॉक्यूमेंटेशन दे दें या क्लाइंट को कहें कि आप ऑडिट करवा के लाएं। ये वाला जो अ, पर्पज था कि मेरे जी, मेरे सुनने में ये आया था कि यहाँ पे पैकेज होता है एक, कॉर्पोरेट रिटर्न का और ऑडिट का, ये कंबाइंड पैकेज आजकल देते हैं इधर कंपनीज। देखें मंजूर, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्विसेज मिल रही हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर कंसल्टेंट्स हैं उनके पास ऑडिट राइट नहीं है, ऑडिट फर्म नहीं है। जो मैंने अपनी ऑडिट फर्म स्टार्ट की है, उसकी एक वजह भी ये है कि अभी कॉर्पोरेट टैक्स हो गया है, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ऑडिट फर्म स्टार्ट करना, शायद मैंने आपको बताया था कि इतना आसान नहीं है। इसमें एक इमाराती नेशनल लाजमी होता है, और वो जो इमाराती नेशनल होता है वो भी कोई भी नहीं हो, बल्कि उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन है। और वो जब रखा जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, मुझे लाख 2 लाख दरम दें। तो जो ऑडिट फर्म अब मैंने खोली है वो भी लाखों दरम में खोली है। तो ऑडिट फर्म बहुत कम लोगों के पास होती है। अब कई तो ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो है वो ऑडिटेड अकाउंट दे रहे हैं। अब देखें, कॉर्पोरेट टैक्स किसने करवानी है? 50 मिलियन से जिसका ज्यादा हो रेवेन्यू। तो ये आपका डिपेंड करता है आप उसे कैसे सेल कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो ये समझ रहे हैं कि अब हर किसी ने ऑडिट करवाना है, और करवा भी रहे हैं। आगे कंसल्टेंट्स भी बेच रहे हैं, ठीक है भाई ऑडिट करवाई जाओ, ऑडिट भी करवा के देंगे, उसके 1000 dirham एक्स्ट्रा दे दें, 2000 dirham एक्स्ट्रा दे दें। और इसी वजह से मुझे जो आजकल कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं कि हमने ऑडिट रिपोर्ट लेनी है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पर्पज था कि इधर उन्होंने अमाउंट आपसे क्यों मांगी हुई है, ये भी आप समझ लें, ठीक है। इसके आगे
उसने एक आपसे पूछा है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनी हुई है या एक्रूवल बेसिस पे बनी हुई है। ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए हैं काफी हद तक। अगर किसी का रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम होगा तो वो दोनों में से कोई भी फॉलो कर ले, लेकिन अगर 3 मिलियन दिरहम से ज्यादा होगा तो फिर उसने IFRS फॉर SMEs या IFRS पे अकाउंट्स बनाए होंगे, और ये दोनों अकाउंट्स हमेशा किस पे बनते हैं, एक्रूवल पे, कैश पे नहीं होते। ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ जी, मल्टीनेशनल इंटरप्राइज ग्रुप, ये क्या चीज़ है, इसके पीछे भी एक साइंस मौजूद है। हाँ मंजूर, पिलर टू का काम, पिलर टू का आइडिया क्या चीज़ होती है आपने। दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा, मैं जरा एक अटेंशन मेरी हट गई थी। पिलर टू, पिलर PILLAR, पिलर टू क्या चीज़ होती है। नहीं सर, नहीं, मुझे आइडिया नहीं, प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ओके, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सबको। पिलर टू OECD का आइडिया है सबको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। नाम सुना हुआ है, मैंने कभी जिक्र किया हो पहले क्लास में। GOAC के इजलास वगैरह जो बुलाते रहते हैं अरब कंट्रीज, सॉरी, OAC के इजलास वगैरह भी बुलाते हैं ना अरब कंट्रीज, पॉलिटिकल बेस पे। OECD, ये आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। हाँ, ये नहीं सुना। ये नहीं सुना हुआ, टेक्स्ट की प्रैक्टिस भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रेलिवेंट फॉर एवरीवन। ओके, देखिए होता क्या था, ये पिलर दुनिया में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। ये बेसिकली पूरी दुनिया में जो UAE की टैक्स प्रैक्टिसेस है ना, उन्हें एक जैसा बनाने पर सिमिलर टैक्स प्रैक्टिस पे जोर देते हैं। अब एक चीज देखी जा रही थी बड़े अरसे से, वो ये कि लोग करते थे प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या चीज होती है, फर्ज करें एक कंपनी है पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल ग्रुप है, इसकी ये कोई भी आप बड़ा नाम सोच लें इस में, पाकिस्तान में कितना टैक्स है कंपनीज पे, 29%। 29%। UAE में, दुबई में आज तक जो टैक्स रहा था वो पहले 0% था, लेकिन अभी 9% है, और 9% भी अबव AD 375,000। अच्छा, पाकिस्तान में सर 3 स्टैंडर्ड है, नॉर्मल टैक्स है, और टर्नओवर वो टैक्स है, बिल्कुल, और नहीं मिनिमम नहीं, टैक्स हम होते हैं, और एक अल्टरनेट टैक्स है। ऐसे ओके, स्टैंडर्ड तो रेट लेकिन जो हम सर वो 29। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट बढ़ा बहुत ज्यादा है, चाहे जितना भी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब सवाल यह कि मल्टीनेशनल ग्रुप पाकिस्तान में बैठा हुआ था, इसने देखा कि पाकिस्तान में भी उसकी ब्रांच है, UAE में भी ब्रांच है, बहरीन में भी ब्रांच है। बहरीन में अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 0%। बहरीन अभी भी टैक्स फ्री है। इन्होंने सोचा कि यार बजाय इसके कि हम पाकिस्तान में टैक्स देते रहें, अब फर्ज करें पाकिस्तान में इनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट था AD 100 मिलियन, दुबई में इनका ये वाला था प्रॉफिट इनका पाकिस्तान में, और दुबई में इनके पास प्रॉफिट था कुछ भी नहीं, ठीक है, सिफर। इन्होंने क्या किया कि चूंकि दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट हैं, पाकिस्तान भी दुबई भी, इनकी दोनों जगह पे कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी कंपनी ने बहुत सस्ती, ये 100 मिलियन दिरहम का इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, इन्होंने सारा स्टॉक बहुत कम प्राइस पे बेच दिया दुबई ऑफिस को, ठीक है, या बहरीन ऑफिस को कह लें आप, ठीक है, बहरीन ऑफिस को बेच दिया। अब मुझे ये बताएं,
अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की क्या कंडीशन बनेगी, पाकिस्तान में कितना प्रॉफिट होगा अगर इन्होंने मुफ्त में बेच दिया, एज्यूम कर लें सिफर की वैल्यू के करीब, 1 दिरहम का उन्होंने सारा स्टॉक उठा के बहरीन में बेच दिया। पाकिस्तान में ये जो 100 मिलियन का प्रॉफिट है ना, ये खत्म हो गया, राइट। और बहरीन में कंपनी 100 मिलियन प्रॉफिट में चली गई, उसे एक बहुत हाई वैल्यू का सामान बहुत कम कीमत में मिल गया, राइट। जी सर, इसने अपना टैक्स बचा लिया पाकिस्तान को। इसने अपना टैक्स बचा लिया। अब लेकिन हुआ ये कि जो अगर टेक्निकली हम लोग एक फेयर वैल्यू के ऊपर लेके जाएं तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिसेंटली इन्होंने टैक्सेस वगैरह लगाए हैं तो वो इस कदर हो जाते हैं कि मेरे ख्याल में कहानी उधर ही आ जाती है। चलें सर्विसेज दे दें, कितना कितना पहुंच जाएगा, 0% तो आई डोंट थिंक के आए। 1% टर्नओवर तो वैसे ही था इनका, और इसके ऊपर उन्होंने 29% एक्स्ट्रा लगा दिया हुआ है अगर आपने एक्सपोर्ट करना है। चलिए आपके मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब थे, आपके दुखड़े सुन के फिर भी 5 से 10% मैक्सिमम लग जाएगा टैक्स, बाकी का अब तो उसको चलेगा। बचेगा। हाँ जी, अब हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शिफ्ट कर लिया। अब जो बड़े ममालिक थे, जाहिर बात है तेल तो सिर्फ गल्फ में निकलता है, इन्होंने कहा कि यार ये बड़ी ज्यादती है, यूरोप में तो कहीं ज़्यादा टैक्स है, 45%, 50%, 60%। इन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने पैसे कमा रही हैं, लेकिन होती हमेशा लॉस में है, ये क्या चक्कर है। उन्हें पता चला कि प्रॉफिट सारा दुबई में शिफ्ट हो जाता है, बहरीन में शिफ्ट हो जाता है। इन्होंने बात की OECD से कि यार हमारे मुल्क में जो छोटी दुकान डाल के बैठा हुआ है वो ज़्यादा टैक्स देता है, मल्टीनेशनल कंपनी को देती नहीं है, इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करें, OECD ने कहा कि भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो तमाम कंट्रीज हैं उन सब से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने मुल्क में एक मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स रखें, मिनिमम टैक्स आपका होना चाहिए 15%। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हर मुल्क में उस पर कम अज कम 15% टैक्स होना चाहिए। इसको कहते हैं पिलर 2। अब जब आप टैक्स में इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ OECD बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, लाइक टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऐसे टैक्स इंस्पेक्टर रखने की कोशिश कर रहा है जो कि किसी भी मुल्क में चेकिंग कर सकें, वो पाकिस्तान में भी जा सकें, वो दुबई में भी आ सकें, इंडिया में भी जा सकें, ताकि अगर कोई इंडिया की कंपनी कहे ना कि यार हमने तो सामान वहाँ पे भेज दिया दुबई को, और जो इंडियन अथॉरिटी बैठी हुई है टैक्स, वो कहें कि यार हमारी बला जाने दुबई वाली कंपनी ने कितने का खरीदा है, कितने का बेचा है। तो कुछ ऐसी बॉडीज ताकि पूरे टैक्स के सिस्टम को वर्ल्ड वाइड स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ये OECD का मिशन है। इन्होंने पिलर 2 इंट्रोड्यूस करवाया कि मिनिमम टैक्स 15% होना चाहिए। अब यूएई में कितना टैक्स है, 9%, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज पे कितना टैक्स है, 15%। मिनिमम टैक्स है मल्टीनेशनल कंपनीज पे 15%। इसी तरह से इवन के बहरेन में भी जहां पे अभी तक टैक्स नहीं है, वहां पे भी मल्टीनेशनल पे कंपनीज पे कितना टैक्स है, 15%। दिस इज नोन एज पिलर 2। ठीक है, ये इससे नीचे वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज वाला। ठीक है, ये मल्टीनेशनल एंट्रीज उन्होंने आपसे क्यों पूछा है, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। If the taxable person incorporated or otherwise established or recognized under the laws of the UAE or under the laws of a free zone, क्या ये कंपनी UAE के लॉज के मुताबिक रजिस्टर हुई हुई है, यस या नो।
अगर इसमें मुझे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यस का ऑप्शन थोड़ा ब्लर हुआ है, यानी उसने जो मैंने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन की थी उसमें उसने देखा कि मैंने ये कंपनी रजिस्टर की है अंडर मेनलैंड, तो डेफिनेटली ये यूएई के लॉज के अंडर रजिस्टर हुई है। किसी का कोई सब समझ आ रही है? एवरीथिंग ओके, फाइन? किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक चीज आपसे छोटी सी पूछनी है सर, जी। जो अगर फर्ज करें किसी पाकिस्तानी कंपनी की ब्रांच है यूएई में, दुबई में, तो वो किस में फॉल करेगी? उसको मल्टीनेशनल एंटरप्राइज में कह सकते हैं या नहीं होगा? और कोई चीज़ नहीं, खाली एक ब्रांच है। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज का आपको डेफिनेशन आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसकी जो डेफिनेशन लॉ में दी हुई है वो क्या है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन थोड़े से कम थे। सर समझ आ रही है, आप डिटेल में बड़ी बता रहे हैं तो चीज़ें सारी। मुझे से ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन मेरे जहन में भी था, मैंने कहा आप खुद ही बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने भी जो लिस्ट बनाई हुई थी उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस का आपने वैसे ही आंसर कर दिया हुआ। जी सर। अच्छा, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है प्लीज़ उनको ज़रा लिस्ट में से चंद एक क्वेश्चन जो रेलिवेंट हैं वो बताएंगे प्लीज़। सर इसमें मैं देख रहा था कि फिर एलएलसी नहीं करनी चाहिए बंदे को, इनकॉर्पोरेट उधर बंदा पार्टनरशिप या अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी रजिस्टर करे अपनी। ये डिसीजन इतना आसान नहीं होता, ऑडिटेड ऑडिटेड काफ़ी सारी अकाउंट से चीज़ें। बचने के लिए। नहीं, सिर्फ एक चीज़ नहीं देख रहे होते ना, बहुत सारी चीज़ें आपने रेवेन्यू। देखनी होती हैं। ये डिसीजन इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। उससे आगे ये इन्होंने मुझसे पूछा है कि यूएई लॉज के अंडर ये रजिस्टर है या नहीं। अच्छा, अगर ये फर्ज करें सिंगापुर की कंपनी होती, मैंने यूएई में रजिस्टर की होती, तो क्या फर्क पड़ता? सर सिंगापुर की होती तो फिर वो यूएई वाली एप्लीकेबल लॉज वाला उसमें यस करने का ऑप्शन होता ना। मतलब कि उसने मतलब कि पूछा मैंने होगा ना इसको कि ये फ्री जोन में रजिस्टर हुई है या किस रजिस्टर में, किस एरिया में रजिस्टर हुई है। इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ ऑफ यूएई। देखें, मेरा यहाँ पे पॉइंट नो ये, कर मेरा देते हैं, क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये पे नो यहाँ कर पे देते अगर नो किया होता, अगर सब प्लीज तवज्जो हैं। से पढ़ भी लीजिएगा और देख भी लें, मुझे ये बताएं कि ये अगर नो किया होता क्या फर्क पड़ता? जी। आपके फिर ख्याल से क्या फर्क पूछता, पड़ता? डिटेल पूछता मेरे ख्याल में कि किस मुल्क की है क्या है। वो तो आप उसको, आपका अगेन टेक्स्ट रेजिडेंट और टेक्स्ट नॉन रेजिडेंट के हिसाब से क्या कोई फर्क पड़ सकता था? नॉन रेजिडेंट का तो फर्क पड़ेगा ना। आप सर फर्ज करें एक कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, नॉन सुनिएगा, नॉन रेजिडेंट हो जी जाएगा बिल्कुल। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो अगेन क्वेश्चन पैदा होता है क्या उसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है यूएई में, जी। और क्या वो इधर एनेक्सेस है उसका कोई मकसद है, क्यों अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या उसने? प्रॉपर्टी इनकम है क्या। उस ब्रांच की इनकम, राइट, या कोई नेगलेज है उसकी इनकम, कोई उसने इधर प्रॉपर्टी ली हुई है, रेंट पे दी हुई है, उसके केस में टैक्सेबिलिटी पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे टैक्स लगेगा, उस यूएई इनकम पे बेस्ड टैक्स लगेगा रेवेन्यू। जो यूएई बेस्ड है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। जी सर। इज द टैक्सेबल पर्सन टैक्स रेजिडेंट in foreign jurisdiction under an applicable double taxation agreement? डबल टैक्स ट्रीटी क्या होता है? ये डबल टैक्स टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होता है? डबल बेसिकली टैक्स रेट। एक एक मुल्क में अगर आप टैक्स दे चुके हैं और वो ही इनकम आप दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं, तो और अगर उनके दरमियान में डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइंड है तो वो दूसरी जगह पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूं पहले।
क्या एक कंपनी एट अ टाइम 2 मुल्कों में टैक्स रेजिडेंट हो सकती है? हो हो सकती है सर सकती मेरे है, ख्याल हो सकती है अगर उनके दोनों मुल्कों के दरमियान में डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइंड नहीं है। वैसे भी अच्छा, हो अभी सकती है डबल टैक्स साइन ट्रीटी को हो। साइड पे रखते हैं। अभी जनरली ये बताएं कि अगर सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स ला पड़ा है आपने, क्या हो इसके सकती है सर। मुताबिक एक कंपनी 2 मुल्कों में कैसे टैक्स रेजिडेंट हो सकती है? यहाँ भी रजिस्टर हो, वहाँ भी रजिस्टर हो, यहाँ भी सर्विस, यहाँ भी बिजनेस कर रही है, वहाँ भी बिजनेस कर रही हो, तो फुल फ्लेज। वो उस सूरत में होता है कि अगर जो जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही हो सकती है कि कुछ वर्किंग पार्ट्स जो हैं वो एक मुल्क में बनते हैं और दूसरे मुल्क में बाकी पार्ट्स बनते हैं, और दोनों जगह पे वो एक ही कंपनी दो जगह पे टैक्स पे कर रही हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। चले मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है एबीसी एलएलसी, रेजिडेंट। ठीक है? एबीसी एलएलसी यूएई पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई में बस सामान बेच रही है, क्या ये दोनों मुल्कों में टैक्स रेजिडेंट बन गई? मैनेजमेंट अगर का वहाँ रजिस्टर हो सके, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस ऑफिस हो, मतलब क्या वो हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, ओके, फिर तो हो जाएगी ना। नहीं वो फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनेगी ना इधर की, इनकॉर्पोरेटेड यूएई टैक्स रेजिडेंट थोड़ी बनेगी। टैक्स अगर रेजिडेंट इनकॉर्पोरेशन ऐसे हो बन सकती है कि अगर, सर ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर तो फिर। कैसे ब्रांच में कैसे बनेगी मुझे ये बताएं कि देखें, पाकिस्तानी कंपनी है उसकी ब्रांच नहीं यूएई सर, में है। रेजिडेंट नहीं बन सकती जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, बाकी अभी आप बताइएगा, बेहतर बता। कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है। फिर यूएई रेजिडेंट हो जाएगी ना, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट वहां से है तो। देखें यूएई का लॉ आपको कहता है कि अगर कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है या इनकॉर्पोरेटेड कहीं और है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो ये टैक्स रेजिडेंट है, ठीक है? इसी तरह से पाकिस्तानी लॉ भी कहता है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है वो टैक्स रेजिडेंट है, और अगर जी सर। उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर वो कहीं बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान की टैक्स रेजिडेंट है। एक बात याद रखें, ये तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नेक्सस वगैरह है ना, ये चीजें रिलेट करती हैं नॉन रेजिडेंट से, ब्रांच रिलेट करती है नॉन रेजिडेंट से, समझ रहे हैं आप? सर तो फिर इस सिचुएशन में तो हो जाएगा रेजिडेंट दोनों की, अच्छा, अगर क्योंकि टैक्स रेजिडेंट बन गई है, इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान में है और क्या कंट्रोल वो उधर है। क्या वो पूरी दुनिया की इनकम पे पाकिस्तान में भी टैक्स देगी, दुबई में भी टैक्स देगी? अच्छा, होता ये है ज्यादातर मुल्कों में जो टैक्स लॉ होता है, यूएई में तो खैर नहीं है, लेकिन बाकी ज्यादातर ममालिक में जो टैक्स लॉज होते हैं वो मुल्क के ताकतवर तरीन लॉज होते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में ताकतवर तरीन लॉ का मतलब ये है कि अगर एक बात आपके टैक्स लॉ में एक बात लिखी हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और किसी दूसरे लॉ में उससे मुतसादम कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी हुई है, तो किसकी मानी जाएगी? टैक्स वालेगी। वो सर सर वो यहाँ नरेशन पर में डाल देते हैं बेसिकली ना। ये होता है कि जनरल लॉ और स्पेशल लॉ का होता है। तो स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, टैक्स क्योंकि ये स्पेशल लॉ के अंदर है तो टैक्स प्रोविजन को जो है वो प्रिवेल करेगा ओवर द जनरल लॉ। ये मुझे दोबारा बताइए प्लीज। सर लीगल प्रिंसिपल है कि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, और हम्म, टैक्स जो है वो स्पेशल लॉ का होता है। तो अगर स्पेशल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन है और हम्म। जनरल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन है, जैसे हमारा पाकिस्तान में सीपीसी हो गया, सिविल लॉ हो गया, और दोनों की जब प्रोविजंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो स्पेशल लॉ जो है वो हमेशा प्रिवेल कर जाता है। इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अलावा कोई एक मुझे और स्पेशल लॉ बताएंगी प्लीज? सर कंपनीज कस्टम कंपनीज आ सकता ऑर्डिनेंस, है, आई कंपनीज बिलीव एक्ट। कंपनीज कंपनीज कस्टम्स एक्ट ऑर्डिनेंस में भी स्पेशल जो है लॉ, वो स्पेशल लॉ। ओके। जल्दी सेल अगर टैक्स आ कंपनीज गया। ऑर्डिनेंस में और इनकम टैक्स, सुनिएगा, कंपनीज ऑर्डिनेंस में और इनकम टैक्स लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन आया, किसकी मानी जाएगी? ये पाकिस्तानी टैक्स वालों से क्वेश्चन है। सर वैसे जब कंपनीज एक्ट है ना, उसमें ना कुछ जगहों पे ना सेक्शन में लिखा होता है, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। वो कुछ सेक्शंस के अंदर ना वो इस तरह एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी और लॉ के अंदर कोई चीज एक्सप्लेन हुई भी है तो हम इस चीज को मानेंगे, ये चीज ठीक है, अभी ऐसे होगा। वो नहीं, ऐसे लिख के दे मुझे ये बता बताएं कि देता है। पढ़ने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्या कोई पाकिस्तानी टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं जितने भी, उनसे मेरा क्वेश्चन है,
अगर कंपनीज ऑर्डिनेंस में और इनकम टैक्स, पाकिस्तानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, किसकी मानी जाएगी? एफबीआर की क्या मानी कहीं जाएगी, जी एफबीआर की मानी जाएगी। आप अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़िएगा और से, वहां पे ये मेंशन है कि अगर कहीं पे भी कोई कंडीशन आ जाए, ये उसके शुरू वाले सेक्शन में मेंशन है, आई थिंक पहले सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे पढ़िएगा, अगर कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल। ठीक है, इसी वजह से आपको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहती है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि ऐसे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और ऐसे शेयर होल्डर्स जिनकी 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वो किसी अनपेड टैक्स डिमांड के लिए पर्सनली लायबल होंगे कंपनी की, राइट? मंजूर हुसैन, होपफुली यू विल बी एबल टू एंडोर्स। यही लिखा होता है ऐसे, एग्री विद यू। ठीक है, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। ये वाली चीज 2011-12 में कहीं मैंने पढ़ी थी, अगर इसमें कोई चेंज आई है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह इट शुड बी लाइक दिस। ओके, अब अच्छा, उस बात पे हम, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा ताकतवर होती है। पाकिस्तान में सबसे पावरफुल लॉ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, और इसके अंदर मेंशन है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपने टैक्स की माननी है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इससे भी पावरफुल है, दैट इज नोन एज टैक्स ट्रीटी, या डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भी एक चीज होती है, बट टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी ये होता है कि दो ममालिक मिल के आपस में कुछ कवानीन बना लेते हैं कि अगर एक बंदा दोनों मुल्क में रेजिडेंसी की कंडीशन, दो मुल्कों के दरमियान में अगर बिजनेस किया जा रहा है, एक कंपनी दोनों मुल्क में रजिस्टर्ड है, एक बंदे ने एक जगह पे इनकम कमाई दूसरे मुल्क में ले गया, वो आपस में कवानीन तय कर लेते हैं कि हम उसकी टैक्सेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कई जगहों पे डबल टैक्स एग्रीमेंट भी किया जाता है कि अगर दोनों जगहों पे टैक्स लग रहा है तो फिर हम उसे एक ही जगह पे, तो उसे एक ही जगह पे टैक्स देना होगा। ऐसी जो कंडीशन होती है ना जिसमें एक बेचारा बंदा दोनों जगह पे फंस रहा होता है, वहां पे हमें टैक्स ट्रीटी देखनी पड़ती है, टैक्स एग्रीमेंट देखना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे आपने डबल टैक्स ट्रीटी या डबल टैक्स एग्रीमेंट देखना है कि वो क्या कहता है। ऐसी कंडीशन में अगर एक बंदा पाकिस्तान में भी एक कंपनी रेजिडेंट है, यूएई में भी रेजिडेंट है, तो फिर उन दोनों के दरमियान क्या कोई टैक्स ट्रीटी हुई है, क्या कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो फिर यहां पे उन्होंने पूछा कि क्या कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट मौजूद है, उसके आगे उसने पूछा कौन से मुल्क से क्या आप रेजिडेंट हैं, फिर आप कौन से मुल्क के उस डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के मुताबिक रेजिडेंट बनते हैं। मिसाल, अगर एक कंपनी रजिस्टर हुई है यूके में, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है दुबई में, कंपनी रजिस्टर्ड हुई है यूके में, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है दुबई में, यूके वाले कहते हैं ये हमारा टैक्स रेजिडेंट है, यूएई वाले कहते हैं हमारा टैक्स रेजिडेंट है। ठीक है, दोनों के टैक्स लॉज के मुताबिक दोनों का बनता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसी जगह पे वो आपसे पूछेगा कि क्या कहीं डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है आपके मुल्क के और यूएई के बीच में? वो बंदा कहता है हाँ हुआ है यार। वो आपसे पूछेगा ठीक है, फिर ये बताएं उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये कौन से मुल्क की रेजिडेंट बनती है? आपने अब जाना है, गूगल करना है, टैक्स ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएई, टैक्स ट्रीटी बिटवीन यूके एंड यूएई, टैक्स ट्रीटी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। उस टैक्स एग्रीमेंट को उठा के देखना है कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये लाइक 30-35 सफ़ों का ये एक डबल टैक्स ट्रीटी होती है, कई जगहों पे 10-11 की भी हैं। लाइक मेरा एक कंपनी है टार्को एविएशन इंटरनेशनल, सूडान की एयरलाइन है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांच इधर भी है, वो मेरा क्लाइंट है, उसमें मुझे अक्सर सूडान की टैक्स ट्रीटी उठा के देखनी पड़ती है। आपने गूगल करना है, टैक्स ट्रीटी उठानी है, डबल टैक्स ट्रीटी या डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, और उसमें देखना है कि वहाँ पे क्या लाज मौजूद है रेजिडेंसी के। ठीक है, तो अक्सर ऐसे भी होगा कि आपके मुताबिक, आपको जो मैं यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा रहा हूँ
उसके मुताबिक मैंने बताया होगा कि ये वाला बंदा, ये वाली कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट बनती है, लेकिन डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट कह रहा होगा कि नहीं, किसकी मानी जाएगी? वहां पे डबल टैक्स एग्रीमेंट की मानी जाएगी, डबल टैक्स ट्रीटी की मानी जाएगी। ठीक हो गया? अगर सर ठीक हो गया ट्रीटी सर। साइन नहीं है दो मुल्कों के दरमियान, फिर क्या होगा? जी, अगर 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 टैक्स एग्रीमेंट साइन नहीं है दो मुल्कों के दरमियान, फिर? जी, फिर आप बड़ी बुरी तरह से फंस जाएंगे। अच्छा, ठीक है, इधर आपने नो कर देना है, इधर आपने नो कर देना है पहली जगह को कि फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन की ये नहीं बनती, टैक्स रेजिडेंट नहीं बनती। ठीक है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के मुताबिक ये नहीं बनती। अब कई जगहों पे ऐसे भी होगा कि वो बेचारी दोनों मुल्कों में टैक्स देना पड़ेगा उसे, लेकिन यहाँ पे भी मजीद कुछ क्रेडिट दिए जाते हैं ऐसे ममालिक जिनके साथ आपकी टैक्स ट्रीटी साइन नहीं है। वहां पे तो आप फंस जाएंगे, आप किस किस मुल्क से टैक्स ट्रीटी साइन करेंगे? वो बेचारा तो दोनों मुल्कों में टैक्स देगा। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ फॉरेन टैक्स क्रेडिट जैसी कंडीशन निकाली है ताकि लोगों को वहां पे भी फैसिलिटेट किया जा सके। की कोई परसेंटेज है सर कि कितने परसेंट तक क्रेडिट मिल सकता है रेवेन्यू का या इनकम का? वो हमने आगे पढ़ना है, वो हमारा टॉपिक है एक। अच्छा, ठीक ठीक है। आगे चलते हैं। आगे उसने क्या पूछा? इफ द टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट, आगे उसने पूछा कि क्या ये टैक्स नॉन रेजिडेंट है? ये आपने अगर यस किया तो उसने पूछा कि अच्छा टैक्स नॉन रेजिडेंट है, कौन सी बेसिस पे? टैक्स नॉन रेजिडेंट है तो कौन सी बेसिस पे? मैंने आपको दो बेसिस पढ़ाई थी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और नेक्सस। इसके अलावा भी कोई आपको बेसिस पढ़ाई थी? एनीवन? यस सर, 3। तो तीसरी का इधर जिक्र क्यों नहीं है? तो उसकी बेसिस पे बंदा क्या था, वो प्रॉपर्टी वाला था वो, सर उसकी क्योंकि बेसिस पे। आपने बताया था कि उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। वो कौन सी बेसिस थी, रीजन क्या थी? प्रॉपर्टी सर से। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सर। हम्म, सर स्टेट सोर्स इनकम। स्टेट सोर्स इनकम, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नेक्सस एंड स्टेट सोर्स इनकम। प्रॉपर्टी के केस में तो मैंने आपको बताया था, अगर नेचुरल पर्सन ने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है ना, नेक्सस वाला केस है, नेक्सस कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। नेचुरल पर्सन के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी या नेक्सस की वजह से कोई भी टैक्स रेजिडेंट नहीं बनेगा क्योंकि वो बिजनेस है ही नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? फ्री जोन। ये फ्री जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा अच्छा और मजे का है। इसको हम अभी, जो पिछले 4 साल हैं, ये अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब क्वालिफाइंग फ्री जोन पढ़ रहे होंगे
इस वाले पोर्शन को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों इधर तक आते हैं, क्या टैक्स पर्सन इनकॉर्पोरेटेड है या एस्टेब्लिश है किसी फ्री जोन में? फ्री जोन क्या होता है? फ्री जोन की सर अपनी रजिस्ट्रेशन, उसके अपने वो है ना, रूल्स अच्छा हैं। देखें, जो फ्री जोन है ये शुरू से फ्री जोन काफी टाइम से बने हुए हैं। शुरू से लोगों को पता था कि यार कभी ना कभी तो टैक्स आएगा ही, और उस वक्त ये बनाए गए थे कि इनमें टैक्स नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि जब कोविड आया तो लोगों ने देखा कि यार ये तो स्टेट को बड़ा, लोग जो है वो मेनलैंड में बिजनेस ही नहीं कर रहे, सारे का सारा फ्री जोन में कर रहे हैं, क्योंकि मेनलैंड में जनरल कंज्यूमर थे, जनरल पब्लिक थी, वो फ्री जोन में ओपन कर रहे थे सिर्फ। स्टेट को अंदाजा हुआ कि उसको रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होगा अगर वो सिर्फ फ्री जोन में कंपनीज खोलना अलाउ करे। इन्होंने अभी भी फ्री जोन को कुछ प्रिविलेज दिए हुए हैं। वैट के केस में भी, कॉर्पोरेट टैक्स के केस में भी कई जगहों पे टैक्स नहीं लगता या कम लगता है। फ्री जोन में अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश होगी, अक्सर ये लोगों के जहन में भी होता है, क्योंकि फ्री जोन का वर्ड फ्री से शुरू होता है तो वो यही समझते हैं कि शायद इधर टैक्स नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी टैक्स है। हाँ, फ्री जोन कुछ खास केसेस में, बल्कि बहुत ही खास केसेस में फ्री जोन एंटिटीज पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, और बहुत ही उससे भी ज्यादा खास कंडीशन में फ्री जोन एंटिटीज पे वैट नहीं लगता, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स किस केस में एक एंटिटी पे नहीं लगेगा? एक फ्री, ऐसी फ्री जोन एंटिटी कैसे हो सकती है जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स ना लगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब कॉर्पोरेट टैक्स आया तब भी लोगों के जहनों में ये सवाल चलता रहा। हम जरा फेडरल डिक्री लॉ में भी देखते हैं, ये मैं आपको कैबिनेट डिसीजन से भी दिखाता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब एक फ्री जोन पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाली चीज आपके कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी अहम लिखी हुई है। और फ्री जोन में बहुत सारे लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई थी कि हम पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, हम तो फ्री जोन है। सेकंड पोर्शन में आप देखिए, उन्होंने बताया corporate tax shall be imposed on qualifying free zone person at the following rates: 0% on qualifying income. स्क्रीन शो हो रही है, राइट? यस सर, हो रही है सर। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाकी जो इधर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 3 है फेडरल डिक्री लॉ का। फेडरल डिक्री लॉ क्या होता है, कैबिनेट डिसीजन क्या होता है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या होता है, बता चुका हूँ। ये फेडरल डिक्री है। फेडरल डिक्री मुराद मेन लॉ, मेन लॉ। इन्होंने आपसे बताया, ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे आपको बताया कि टैक्सेबल इनकम एक खास पोर्शन तक, एक खास सजेशन तक 0% है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। इन्होंने कहीं 375,000 का जिक्र किया है इस जुमले में? नो सर। उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन की तरफ रेफर कर दिया है। जो मैं अक्सर पार्टिसिपेंट को कहता हूँ ना, स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप जरा होल्ड करें, पहले कोर्स पूरा ले लें, फिर इस लॉ की तरफ आइएगा। उसकी वजह ये होता है कि अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा होता ना कि एक खास डेडलाइन तक, एक खास अमाउंट तक 0% टैक्स होगा, आपको कोई समझ में ना आती कि वो कितनी अमाउंट है। आपको इसके साथ एक कैबिनेट डिसीजन ढूंढना पड़ता, उसके साथ वाला मिनिस्ट्रियल डिसीजन ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो 375,000 तक 0% है, इससे ऊपर 9% है। और उसके नीचे अगर हम चलते हैं थोड़ा सा, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर एक क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है, एक क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है, तो उस पे क्वालिफाइंग इनकम पे 0% होगा, नॉन क्वालिफाइंग इनकम पे 9% होगा, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। अच्छा, इधर से चीजें आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुई हैं पहली दफा, क्योंकि आपने क्वालिफाइंग फ्री जोन की तो टर्म सुनी हुई है, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की टर्म आपने नहीं सुनी हुई। कॉर्पोरेट टैक्स से पहले मैंने भी नहीं सुनी हुई थी, किसी ने भी नहीं सुनी थी, ये लफ्ज होता ही नहीं था क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ठीक है, हमने फ्री जोन पर्सन को
टैक्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट देने हैं, 100% एग्जेम्पशन नहीं देनी, लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट देने हैं। इस काम के लिए उन्होंने क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया चैप्टर 5 में, और इसमें 5 कंडीशन दे दी। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, इन्होंने खुद एक नई इस्तेलाह निकाली, नई टर्म निकाली, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, और इसको कॉर्पोरेट टैक्स ही में डिफाइन किया गया। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन कौन होता है? क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन एक फ्री जोन पर्सन, ठीक है। फ्री जोन पर्सन तो हम समझ गए कि जो भी फ्री जोन कंपनीज हैं या फ्री जोन सोल एस्टेब्लिशमेंट हैं, कोई भी फ्री जोन टैक्स पेयर, फ्री जोन में मौजूद टैक्स पेयर जो नीचे वाली 5 कंडीशन पूरी करे, ठीक है। मेंटेन्स एडिक्वेट सब्सटेंस इन द स्टेट। एडिक्वेट सब्सटेंस से क्या मुराद है? एडिक्वेट सब्सटेंस यानी उसके सफिशिएंट रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग स्टाफ। अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न है तो उसकी फैक्ट्री उसी फ्री जोन में लगी हो, कहीं बाहर ना लगी हो। ये मतलब था एडिक्वेट सब्सटेंस का। इसी तरह से डिराइव क्वालिफाइंग इनकम। क्वालिफाइंग इनकम क्या होती है? इन्होंने देखें इधर क्वालिफाइंग इनकम को भी डिराइव नहीं किया हुआ, यानी फेडरल डिक्री लॉ पढ़ के आप मेजॉरिटी नहीं समझ सकते, आप सेंस नहीं समझ सकते। आपको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, कैबिनेट डिसीजन में जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्रियल डिसीजन में जाना पड़ेगा। इधर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक फ्री जोन पर्सन जो क्वालिफाइंग इनकम डिराइव कर रहा हो। क्वालिफाइंग इनकम क्या है ये कौन बताएगा? उन्होंने कहा कि वो एक डिसीजन कैबिनेट इश्यू करेगा, उससे जाके पूछना, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये फेडरल डिक्री लॉ इशू हो गया, लोग बैठ के इंतजार करते रहे बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेताबी से इस डिसीजन का, इस कैबिनेट डिसीजन का, कि ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि क्वालिफाइंग इनकम, जो भी क्वालिफाइंग इनकम डिराइव करेगा वो क्वालिफाइंग फ्री जोन होगा। पहले तो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन ही की नहीं समझ आ रही थी। अब क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन को समझने के लिए जो एक उन्होंने आर्टिकल दिया, इसमें मजीद एक लफ्ज डाल दिया क्वालिफाइंग इनकम, उसका हमें नहीं पता। अब क्वालिफाइंग इनकम क्या होता है, इसके लिए हम रेलिवेंट हमें कैबिनेट डिसीजन देखना पड़ेगा। उसके आगे उन्होंने लिखा हैज नॉट इलेक्टेड टू बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स। वो एक ऑप्शन था कि आप कहें कि मैं नॉर्मल पर्सन की तरह कॉर्पोरेट टैक्स मुझ पे लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? इन तमाम रीजन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बड़े गौर फिक्र से, बड़ी तवज्जो से देखेंगे, बड़ी डिटेल में देखेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिर्फ एक टॉपिक कवर करेगा, दैट विल बी क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, ठीक है। ये जो टॉपिक है क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन वाला, इस पे हमारी बहुत सारी जो हमारी कंपनी है उनकी जो हम कॉर्पोरेट टैक्स एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं वो डिपेंड करती है। फ्री जोन पर्सन में अक्सर आपसे ये सवाल होता रहेगा कि क्या आप पे टैक्स लगता है, हम पे नहीं लगता, और आपने इसको आंसर देना है। इस काम के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास भी बड़ी ज़रूरी होगी। लेकिन अभी तक ये याद रख लें कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन पढ़ेंगे, उसमें हम स्पेशली उन कंडीशन का जायजा लेंगे जब एक फ्री जोन पर्सन पे टैक्स नहीं लग रहा होता, ठीक है। इसी फ्री जोन पर्सन को, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन को तसल्ली से हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैटरडे देखना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आप ऑडिट सर या ये अकाउंटेंसी सर्विसेज देते हैं जब, तो आप मेनलैंड में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप फ्री जोन के लोगों को भी ये सर्विसेज दे सकते हैं, या वहाँ पे अलहदा से कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ता है? मेनलैंड कंपनी बाई प्रिंसिपल पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है, ठीक है। जहां तक तल्लुक है 50 मिलियन दिरहम से ऊपर के रेवेन्यू के लिए जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स के लिए ऑडिट करवाना होगा, वो आप किसी भी फर्म से जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में रजिस्टर्ड हो ले सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि एफटीए ने अभी तक किसी खास ऑडिटर की लिस्ट जारी नहीं की कि नहीं हम तो सिर्फ इन ऑडिटर्स की मानेंगे और किसी की मानेंगे ही नहीं। जो कुछ फ्री जोन अथॉरिटीज हैं, अलबत्ता जैसे जैसे हो गया जबल अली फ्री जोन हो गया, डीएमसीसी हो गया, डीआईएफसी हो गया, इन्होंने अपने बड़े खास किस्म के ऑडिटर रखे हुए हैं कि हम तो सिर्फ इनकी रिपोर्ट्स मांगते हैं।
लेकिन टेक्स्ट जब आप कर रहे होंगे आप कोई भी 50 सर मिलियन मेरा दिरहम एक की रिकॉर्ड। क्वेश्चन था। जी जी बोलें। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं और वंस हमारा कोर्स एंड हो जाता है, और जब तक आपने जैसे अपनी क्लासेस में बात की थी कि जब तक आप काम नहीं करते, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इवेंचुअली हम भूल जाते हैं। तो वो जो एक ड्यूरेशन आता है, गैप आ रहा है हमारा, फॉर इंस्टेंस किसी का कितना भी गैप आ सकता है कि हम प्रैक्टिकली उसमें काम करें, तो इसमें फिर आप कोई इसमें गाइडलाइंस देंगे हमें कि हम किस तरह से अपने आप को रेगुलरली अपडेट करें? क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये भी चीज लग रही थी कि इन्होंने हमें कहा है कि आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस होगी वो सिर्फ 1 महीने तक आपको मिलेगी, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा इससे भी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सर अगर हम किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा अटकते हैं तो हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट वंस नोट्स तो हम बना रहे हैं और हमारे पास अगर लेक्चर्स भी नहीं होंगे, तो फिर आप क्या हमें कुछ ऐसी टिप्स देंगे कि हम इस गैप को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें, जो भी आता है काम मिलने से लेके और खुद को अपग्रेड करने का? एक तो आप ये पूछिएगा कि अगर मैनेजमेंट से पूछिएगा, डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट का मामला है, कि ये जो महीने की एक्सेस होती है, इसको कितने टाइम तक एक्सटेंड करवाया जा सकता है, उसकी क्या कॉस्ट होती है। अगर वो नॉमिनल कॉस्ट है ना, तो आप कम से कम पहली ज़रूरत के वक्त आप रख लें। नंबर सेकंड, लेक्चर की एक्सेस नहीं होगी तो डेफिनेटली मेरी एक्सेस आप सबके पास है। आप लोग अगर कभी भी किसी पॉइंट पे अटकते हैं, वैसे तो नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं पे भी फंसते हैं तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें। ग्रुप में ये है कि आप सब में से हो सकता है एक पार्टिसिपेंट को चीज़ अगर नहीं याद रहती, किसी दूसरे को याद हो या कोई दूसरा उस पर काम कर रहा हो। और इसके अलावा मैं तो अवेलेबल हूँ, लेकिन मेरा एक बस मसला ये है कि स्केजुअल थोड़ा ऐसा है कि अभी काफ़ी अर्से के बाद मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया है। इससे पहले मैं 4 घंटे सो रहा था दिन में, 3 से 4 घंटे, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। तो मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है और मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभार, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं इसे मैनेज करता हूँ। और मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करना। बेहतर है ग्रुप में कर दिया करें, अगर ग्रुप में नहीं करते तो फिर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिएगा और मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। इंडिविजुअली सर भी वो मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ, लेकिन करेंगे, वो आप बात मुश्किल कंप्लीट होगा। करें। जी इंस्टीट्यूट वाले 1,000 रुपये लेते हैं, एक महीने के लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं वो, 1 महीने के 1,000। अच्छा, अभी एक काम कीजिएगा, अभी बल्कि आप सब ऐसा करें, मुझे ये बताएं आप में से कौन कौन वो है जिसने कोई काम करना शुरू किया है लेक्चर लेने के बाद। ऐड लगाने की बात करेंगे इस नहीं नहीं, बिजनेस अबू लेने की। बकर आपने अभी तक क्या किया, आपने कोर्स से कैसे फायदा उठाया है अभी तक? सर मैंने तो काम नहीं किया, अच्छा, वही किसी रिटर्न और वगैरह ने जो करते कोई कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाया हो, कोई प्रैक्टिकल कदम उठाया हो इसके बाद? सर कंपनी रजिस्टर की है और अपनी कंपनी की टैक्सेशन फाइल की है। कॉर्पोरेट टैक्स? जी सर। कंपनी कौन सी रजिस्टर की है? सर एलएलसी, दो मेनलैंड? सिंगल मेंबर की है, ईमेल नेट। ठीक है। और कोई फायदा हुआ कोर्स का उसमें? तो बिल्कुल हुआ। ठीक है, खुद किए आपने, राइट? जी बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड। एनीवन आईडीएस के एल्स? प्रोसेस के लिए मुझे पीआरओ को लेना पड़ा ऑनलाइन, क्योंकि वो मैं तो मैं समझ पाकिस्तान गया। में होता हूँ, और उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन मेरी पूरी। ठीक है। आपने इन्वेस्ट इन दुबई से बनाई है कंपनी, राइट? जी बिल्कुल। और कब बनाई थी? सर लास्ट अक्टूबर, अक्टूबर में? अक्टूबर अक्टूबर अच्छा, में तो इंस्टेंट जब लाइसेंस नहीं मुलाकात था जब। आपका, नॉर्मल लाइसेंस था, राइट? जी सर बिल्कुल। ठीक है, इंस्टेंट लाइसेंस आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। इसमें वर्चुअल जारी भी की। ठीक है। वर्चुअली जारी कहाँ से ले रहे हैं आप लोग? सर एक पीआरओ है जिनसे आईडीएस का काम करवाया था,
उन्होंने अरेंज करके दी थी। ठीक है। बाकी किसी ने कोई प्रैक्टिकल स्टेप अभी तक नहीं किया? किसी ने मार्केटिंग स्टार्ट किया, किसी ने लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट की? मैंने बस अपनी कंपनी वालों को बोला है, उनका वैट की रिटर्न होती है यूएई में रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी तक वो उधर से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सिर्फ मतलब बात स्टार्ट की है, मैनेजर के साथ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि अगर वो किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो मुझसे करा लें, या मैं करता हूँ। मतलब क्या अभी करेंगे सिर्फ आप, बात क्या स्टार्ट की। करेंगे जॉब करके अपनी कंपनी में? आप कंसल्टेंसी स्टार्ट करें ना अपने मैं स्टेप टुवर्ड योर ओन बिजनेस। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए करनी चाहिए इस कोशिश, आपकी बात ठीक है। कंपनी ना भी रजिस्टर हो, अपने बिजनेस को, कंसल्टेंसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, किसी भी फील्ड में हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस लिहाज से हो। आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज इंडस्ट्री में कोई इतना रिस्क भी नहीं होता। यूएई में बस कोई इस तरह का यूज नहीं किया अभी तक उसको अप्रोच करने के लिए क्लाइंट्स को। सोशल मीडिया से है वैसे। अच्छा, मेरे पिछले बाय बैच वाले जो है ना, वो ज़्यादा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में लगाए हैं। ये वाला बैच भी काफ़ी लंबा चला है, बट अभी तक इतने सारे पार्टिसिपेंट्स मैं नहीं ला सका उनको बिजनेस की तरफ। ऑल्दो ये वाला बैच मेरा बड़ा अच्छा है पढ़ाई के लिहाज से। अच्छे क्वेश्चन वो मिले मुझे। वो बिजनेस के हिसाब से अच्छे थे। हाँ, नहीं ये था कि बिजनेस पे लगाना ना, मेरे ख्याल से किसी ज़माने में मैं जॉब सीकर के लिए ट्राई किया करता था कि किसी को जॉब पे लगा देना, उसकी लाइफ बदल देना है। फिर एहसास हुआ कि यार जॉब के बजाय एक जॉब वाले बंदे को बिजनेस पे लगा देना 10 लोगों को जॉब पे लगाने के बराबर है। हम्म। ठीक है, क्योंकि असल जो जॉब प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो तो वही होते हैं। बाकी जो रेफरल ऐसे एक पोजीशन मौजूद होती है, उधर हम किसी को रेफर कर देते हैं। तो असल जो मज़ा आता है वो डेफिनेटली बिजनेस पे लगाने में आता है। सर लेकिन एक वे आउट होना चाहिए ना, जैसे हम अप्रोच कैसे करें? मतलब या तो इसको सोशल मीडिया एड्स की तरफ जाना है, या लिंक्डइन एड्स की तरफ जाना है, या फिर जाके पर्सनली अप्रोच करना है। एक वो क्लैरिटी नहीं आ रही है कि किस ट्राई तरीके योर से, ओन वे। बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस बिजनेस कहते सर, नाम है क्योंकि अगर मैसेजेस तो आते हैं, लाइक आई हैव चेंज माय टाइटल लिंक्डइन पे और थोड़ा सा पोस्टिंग भी कर रही हूँ, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क कि आप कहाँ पर बेस्ड हैं। तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है लोगों का कि वो फर्दर उसको प्रोसीड करें आफ्टर नोइंग कि आई एम नॉट देयर इन यूएई। हम्म, सही। ये सर यहाँ एक पे कुछ ऐड है करूँ? जी, जी यहाँ पे प्लीज। कुछ ऐड करूँ? जी अच्छा, क्यों सब नहीं। लोगों को जो कह रहे हैं कि किस तरह बिजनेस किया जाएगा, उनको मेरा एक मशवरा है। पहले वो जॉब कर रहे हैं, और अगर कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके तो अपने क्लाइंट्स होंगे। बट जॉब के साथ अगर आपको टैक्सेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो किसी टैक्स कंसल्टेंट के साथ भी अपने क्लाइंट्स बनाना शुरू कीजिए। टैक्सेशन का बहुत काम बहुत है पाकिस्तान में। आपको बहुत इजीली सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन बहुत आराम से मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पाकिस्तान में क्या क्लाइंटेल करना है, बनाओगे तो यूएई फिर में? आपको पता चलेगा। सर फिर आप आपको पता यूएई में चलेगा काम सर कर। क्लाइंट कैसे बनते हैं, वही यूए में बनेगा। मैंने अच्छा, जितना काम किया है यूए में, मैंने अपने क्लाइंट्स पे किया है। और मैंने कोई लिंक्डइन नहीं बनाया, कोई फेसबुक नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने कार्ड पे यूए का बिजनेस ऐड कर दिया, और सही, कुछ अपना नहीं। अपना तरीका होता है। देखें ये जो सर बिजनेस थोड़ा है सा ना, वर्ड ऑफ माउथ होता है, थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे। अगर आप बिल्कुल। पाकिस्तान में कंसल्टेंसी नहीं कर पा रहे तो यूए तो और मुश्किल है थोड़ा सा। नहीं, मेरा लाजिया मेरा हम इसके यहाँ से हवाले से बैठ के वहाँ डिफरेंट कर है। रहे हैं। देखा, मेरे इसके हवाले से डिफरेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी पाकिस्तान में कंसल्टेंसी नहीं चल रही हो तो, क्योंकि यूएई में अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम एक क्लाइंट ले लेते हैं ना, तो वो पाकिस्तान में महीने के 10 क्लाइंट्स के बराबर है। ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो भी एक चीज़ मैटर करती है। देन बिजनेस का कोई दिस वे और दैट वे नहीं होता, इट्स ओनली योर वे। आप कोई तरीका निकाल सर सकते हैं। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है। बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस था। इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर जो लोग जॉब करते हैं वो भी थोड़ा सा अपने हाथ पाँव मारें। पाकिस्तान में भी टैक्सेशन का काम बहुत है। अगर किसी को करना, मैं क्लाइंट से पूछूंगा, कोई मसला नहीं है। और अच्छा, लेकिन बस मैं काम जो है वो बनाए और यूएई छोड़ में, दें, मैं उनको टीच कर मुझे दूँ। वो थोड़ी एक लेकिन आदत सर पड़ गई है यूएई ना में यूएई जाने के, के लिए ना थोड़ी पाकिस्तान सी में एक मज़ा अलग नहीं मार्केट आता। है। सर मुझे सर वो आप मज़ा असल में नहीं आता काफी अर्से पाकिस्तान। से यूएई में है ना? नहीं, मैं एक जॉब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे तो बिजनेस में आना आया था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं लोगों को लगवाता हूँ कि भाई आपके पास कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, और एक दफ़ा एडवेंचर लाजमी करें इसको। और बिल्कुल अगर यूएई की बिल्कुल सर, सही मार्केट में वर्ड है यूज फिर तो किया आपने, ये लाजमी है। एडवेंचर करें। एडवेंचर करें, बिल्कुल सही, करके सर देखें। सर एक एक क्वेश्चन था। एक यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान में भी अगर, क्योंकि लॉ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यूएई का क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को लॉ की अवेयरनेस नहीं है तो, और कॉन्फिडेंट नहीं है लोग,
और आहिस्ता आहिस्ता जब आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस बैच के एंड तक पहुंचते तक होपफुली कि हम लोग इस काबिल हो जाएंगे मेंटली तौर पे कि हम लोग इंडिविजुअली वो जो है वो रिटर्न वगैरह फाइल कर सकें इसकी टैक्स की। इंशाल्लाह ताला। अभी तक बहुत सारे कंसल्टेंट ने एक रिटर्न भी फाइल नहीं किया, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। तो जितना उनका कॉन्फिडेंस है ना, इतना ही आपका होना चाहिए। सर अगर किसी सीजन ने कब एक शुरू अपनी हो रहा है सर कंसल्टेंसी रिटर्न का? ओपन करनी है जी। तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं उसे, किस टाइप ऑफ उसमें जाना चाहिए कंसल्टेंट के तौर पर? अ, किस टाइप में जाना चाहिए, राइट? लाइक हाँ सर, ये कि पार्टनरशिप पर जाना चाहिए या आपको सोल प्रोप्राइटर पर जाना चाहिए? क्योंकि अब सोल प्रोप्राइटर का एक तो मैं कह सकती हूँ ड्रॉबैक है कि आपको एक यहाँ का लोकल बंदे को साथ ऐड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको फॉरेन ऑनरशिप नहीं रहती। तो फॉरेन ऑनरशिप में तो ज्यादा बेहतर है अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट करना है। एक सेकंड, सबसे पहले तो आप अपनी सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप बनाए ना। ठीक है, आपने अगर सर्विसेज देनी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, फॉरेन ऑनर नहीं ऐड होता, फॉरेन लोकल सर्विस एजेंट ऐड होता है। ठीक है, और सस्ता पड़ता है। ठीक है, अगर कोई कम पैसे हैं, ऑल तो बहुत कम पैसे में बंदा स्ट्रगल कर रहा हो, तो मैं उसे कहता हूँ कि बेहतर है वो थोड़ा वेट कर ले, बेसिक नेसेसिटी से थोड़ा सा ऊपर आए और बिजनेस तब बिल्कुल जंप मारे कंपनी यूएई में रजिस्टर करवाना। लेकिन अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छी चीज़ है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एलएलसी की तरफ जाएं। ये तो चॉइस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मिसाल के तौर पे मेरे साथ बहुत सारे एसोसिएट्स मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। मेरे पास मैंने बस उन्हें यूएई नंबर लेके दिया हुआ है, उन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे दुबई लगाया हुआ है, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं अपने 90% क्लाइंट से आज तक नहीं मिला। ठीक है, और मेरे ऑफिस बहुत कम लोग आते हैं। जो 10% से मिला भी हूँ उनमें से भी बहुत कम मेरे ऑफिस आते हैं। तो कोई भी आके आप नहीं देखता कि आप यूएई में हैं या नहीं है। अगर कोई कहता है तो ठीक है, आप उनको बताइएगा उनका ऑफिस मौजूद है। मेरे साथ जो एसोसिएट्स हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं कि वो मेरे ऑफिस भेज देते हैं, हम उसे कनेक्ट करवा देते हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के बहुत सारे फ्रीलांसर मुझसे कनेक्ट हुए, तो वो इस तरह से भी काम कर रहे हैं। उसमें जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आपके साथ कंपनी का नाम आता है ना, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। और सिर्फ एक ये तरीका नहीं है यूएई नंबर अरेंज करने के। आपका अगर कोई रिलेटिव है, आप उसके थ्रू यूएई नंबर अरेंज कर लें। वो पाकिस्तान से आप चलाते रहें। एंड ठीक है, आप ये भी कह सकती हैं कि ठीक है, मैं हूँ तो यूएई मैं हूँ तो आई तो पाकिस्तान में हूँ, बट मेरे पास यूएई का नंबर है, मैं यूएई में होती हूँ, बट मैं कभी कभार पाकिस्तान आती रहती हूँ। तो ये वाली तमाम चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे क्लाइंट्स लाने हैं। फाइबर अपवर्क की मार्केट छोटी है, डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी जगहों से, लिंक्डइन से या कहीं से भी क्लाइंट्स लाने हैं। और क्लाइंट लाना या मार्केटिंग करना कोई हमारी फील्ड में रॉकेट साइंस नहीं है। कोई सेलिंग सीखना, ये अम, बस लोगों को बताना होता है, हाँ फलां बंदा ये काम करता है। ज़रूरत तो ऑलरेडी है सबकी, सबने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। लोगों को पता हो कि आप अवेलेबल हैं, आप ये काम करती हैं, आपको ये काम आता है, आपकी इस पे नॉलेज ग्रेप अच्छी है, लोग आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। जैसे इन्होंने अभी कहा ना, क्या नाम से इनका, अबीर ने, कि मुझे लोग लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं, राइट अबीर? यस सर, बिल्कुल। ओके, आपसे किसी ने सर्विसेज लेने की बात की, सिर्फ इस पॉइंट पे अटका हो कि सिर्फ इस पॉइंट पे रुका हो कि आप पाकिस्तान में हैं। नहीं सर, आगे मजीद कोई बात नहीं हुई, बिकॉज मैंने थोड़े एक आध पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने आपसे पूछा था, तो मैं लिंक्डइन पे करती हूँ। तो यही क्वेश्चन है कि आर यू बेस्ड इन यूएई और आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। तो मैंने बताया कि मैं आई प्रैक्टिस पाकिस्तान टैक्सेशन और यूएई का भी। तो उसके बाद कोई कॉन्वर्जेशन ज्यादा आगे बढ़ी नहीं। ठीक है, आप उसकी अपनी कम से कम लोकेशन तो आप सब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे कर लें, यूएई को इतना नहीं है इशू। दुबई कर दें, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं कहता दिखाएं। सर ये एक दो दो क्वेश्चन है मेरे। नंबर वन तो ये ईमेल मार्केटिंग होती है, जैसे हम लोग के कंपनीज के जो उसकी ईमेल्स होती हैं, वहाँ पे अगर हम लोग उनको प्रमोशन के लिए कोई ईमेल्स वगैरह करते हैं और तो उसका रिस्पांस आने की उम्मीद होती है या नहीं अगर आपने होती? डाटा उठाया है किसी ऐसी जगह से जो बहुत ज़्यादा वाइड मिकदार में घूम रहा है मार्केट में, ठीक है, तो फिर तो इसके चांसेस कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से देखें,
मेरे ईमेल में अगर एक दिन में 4 ईमेल्स आई होंगी मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने एक शुरू के ज़माने में 2007-8 में जो ईमेल बनाया था ना, उस पे मैंने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन की हुई थी और हर जगह पे जाके मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था। उधर जब मैं ईमेल खोलता हूँ मुझे एक दिन में ना कोई 40 एक ईमेल्स आती हैं, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा डाटा अगर आपके पास है ईमेल का जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, तो उसकी वर्थ कम हो जाती है। इसके बाद ईमेल किसी अच्छे ईमेल कंसल्टेंट से, ईमेल मार्केटर से आप ज़रा उसकी टेक्निक्स वगैरह पूछ लीजिएगा। एक ईमेल में आप 499 ईमेल को मार्क कर सकते हैं, कितनी ईमेल भेज सकते हैं, वरना वो बाकी सबको स्पैम वाले फ़ोल्डर में डाल देगा, ठीक है? और वो तमाम चीज़ें आप करें। बाकी हाँ, ऑडिट के लिहाज से उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर ऑडिट को मार्केट करना हो ना, तो वो कंसल्टेंट, उसकी वजह ये है, फ़र्ज़ करें आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, ऑडिट फर्म आपकी नहीं है, अब आपने ऑडिट फर्म लेनी है बाहर से, मेरी ऑडिट फर्म को लाके अप्रोच करना है। मैं क्या करता हूँ, जो अपनी ऑडिट फर्म है ना, उसके लिए मैं कंसल्टेंट्स को ईमेल करवाता रहता हूँ या उनको कॉन्टैक्ट करता हूँ, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत ऑलरेडी है। तो यहाँ से मुझे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आता है, एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मेरे लिए। और एक एंड एक मेरा ये क्वेश्चन है कि अकाउंटेंसी कोई होती है यहाँ पे, इसके लिए अकाउंटेंसी को फ्रीलांस से किया जाता है या किसी कंपनीज को दिया जाता है, या खुद से हाँ जी, अकाउंटेंट रखने का ज्यादा रवाज है? जैसे पाकिस्तान में अकाउंटेंट रखते हैं, अकाउंटेंसी नहीं करवाते वो लोग, आउटसोर्स नहीं करते। और दूसरा ये है, अगर अकाउंटेंसी की सर्विसेज के लिए जो बेस्ट ईआरपीज हैं वो कौन से हैं, ये जरा प्लीज गाइड कीजिएगा। अकाउंटेंट्स रखने का रवाज ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान में अकाउंटेंट्स रखे जाते हैं। आपको वही वाला बंदा काम देगा जो ज़्यादातर टेस्ट के नाम पे देता है ना, आप उसको साथ अपनी अकाउंटेंसी भी बेच देती हैं। या ये जो कुछ लोग होते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज में क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, आपने किसी की कंपनी इनकॉर्पोरेट की, साथ उससे अकाउंटेंसी भी ले ली, मुकम्मल आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। और ईआरपी कौन से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जरा ये भी गाइड कर दें। नहीं, अकाउंटेंसी के लिए ईआरपी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ोहो, क्विक बुक, जब आप एक पहली दफ़ा लाइसेंस निकालते हैं ना, तो आपको ज़ोहो बुक वाले पहले साल फ्री सब्सक्रिप्शन भी देते हैं। बिल्कुल उसके नीचे में आप देखिएगा, डीईडी लाइसेंस के केस में उन्होंने एक बार कोड आपको दिया होता है। तो ज़्यादातर यही चलते हैं बस, ज़ोहो, क्विक बुक। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, इसको अपने लिंक्डइन पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने सर्कल में शेयर करें, लोगों को बताएं आप ये काम करते हैं, आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। यूएई में अगर आपके दोस्त हैं, उनकी लिस्ट बनाएं, उनको कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि मैंने कोर्स लिया और मेरी बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है इसमें। लोग आपको अप्रोच करेंगे, उन्हें कहें आगे बिजनेसमैन जो हैं, जो अच्छी कम्युनिटी है या अकाउंटेंट्स हैं, उनको बताएं कि यू आर अवेलेबल और आप इस काम में एक्सपर्ट हैं। लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं कि यू आर अवेलेबल और उनको रिमाइंड करवाते रहें। ज़रूरत के वक्त वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। ठीक सर है, मेरा एक मेहनत करें बस। क्वेश्चन था। जी। सर जैसे आप कहते हैं, अभी आपने जैसे कहा कि बिजनेस की तरफ आए और सोल स्टैब्लिशमेंट की तरफ ना जाए, अगर वो कोई अफोर्ड कर सकता है या अभी कोई इसको स्टार्ट कर सकता है बेसिकली इन्वेस्ट करना। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि इन केस अगर कोई कर भी सकता है, तो उसको लाइक जैसे चलें कि रजिस्टर करवा लिया और अभी उसके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो उस पे वो वीजा पे आके वहां पे काम स्टार्ट करे, तो वो ज्यादा सही होता है, या जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि नहीं अभी पहले अपने मुल्क में बैठ के थोड़ा सा हम एक क्लाइंट हंटिंग करें, वो ज्यादा बेहतर है? नहीं, ज़्यादा बेहतर होता है दोनों कि आप में स्टेप से। बाय स्टेप चलें, अचानक बड़ा रिस्क नहीं लेना। क्योंकि कहना तो बड़ा अच्छा लगता है कि बिजनेस करें, ठीक है, सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है फलां बिजनेस करता है, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है। तो ज़्यादा थोड़ा कदम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रखें, शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, आगे इंशाल्लाह ताला सिस्टम बन जाएगा। स्टार्ट में सर पाकिस्तान में रह मतलब के यही वर्क है ना करें। कि स्टार्ट में ही हम रजिस्टर ना करवाएं, मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि अगर कोई कर भी सकता है तो उठते ही ये एकदम से इस तरफ ना जाए। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम लें, पहले लोगों को बताए, कनेक्शन बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने जॉब ढूंढने भी आना है ना, यूएई में दुबई में आते ही लैंड किया था मैंने और आया तो पता चला कि यार इधर तो लिंक्डइन नाम की भी चीज़ है और उस पर भी जॉब अप्लाई की जाती है, ठीक है। उस वक्त मैं जॉब ढूंढने के लिए आया था, दैट वाज एट स्टार्ट ऑफ 2020। तो अब मैंने खाली कनेक्शन बनाने में जो है वो काफ़ी टाइम लगाया था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नियर बाय 10,000, कितने कोई 8-9 हज़ार तो फॉलोअर हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्डइन पे। तो अगर मैं आज उस कंडीशन में होता, जॉब कर रहा होता और आज मैं पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें दुबई में लैंड किया होता,
इस हालत में कि मेरे पास 8,000 बंदे हैं जिनमें से कम 2,000 दुबई में मौजूद हैं, ये मेरे हैं कनेक्शन हैं, ठीक है, फॉलोअर्स शायद इससे ज़्यादा हैं। तो अब मैं अगर एक पोस्ट करूँगा ना तो 8 से 10,000 बंदों को वो वैसी नज़र आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने बिजनेस करना है, पहले तैयारी करें, पहले लोगों को आप बनाएं, ऐड करें, लोगों को मार्केट करें। जिस दिन आप कंपनी रजिस्टर करवाएं ना, यू शुड बी रेडी फॉर दैट, एटलीस्ट कि आपकी जो कंपनी सेटअप की कॉस्ट है वो आपने, मैं ये समझता हूँ, आपको पहले कमानी चाहिए। कंपनी सेटअप करने से पहले आपने इतने पैसे कमा लिए हों कि उससे कंपनी सेटअप हो जाए। लिंक्डइन का जो पेड वर्जन है वो सुना था कि वो प्रमोट खुद करता है आपको, तो क्या वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पता नहीं, मैंने तो नहीं लिया हुआ, मुझे तो कोई उसकी आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सिर्फ कनेक्शन बनाता हूँ और सिर्फ उसी एक सर्कल तक रहता हूँ। ठीक है क्लास, ओके, बेस्ट ऑफ लक। चीज जो पढ़ा है उसे वेस्ट ना कीजिएगा, यूज कीजिएगा। ओके ओके ठीक क्लास, है सर। थैंक यू, ओके अल्लाह थैंक यू। हाफिज। हाफिज।